नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की। वहीं फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ये एक दुखद घटना थी, इस घटना से सभी बहुत दुखी हैं। हम इस मामले के कड़ी कार्यवाही करेंगे और इस अपराध को करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक व्यक्ति नेपाल का था, वह फरार है। हमने उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है और उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी है। एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी बात की है। तो वहीं देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों की सुबह और आवागमन प्रभावित हुआ। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जबकि पौड़ी जिले में भी घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ठंड और पाले ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी। अधिकारियों ने वाहन चालकों और राहगीरों को सावधानीपूर्वक चलने की सलाह दी है ताकि हादसों से बचा जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून समेत आसपास के सभी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पौड़ी जिले में घना कोहरा देखने को मिला, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सूखी ठंड पाले ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके चलते आपको बताते चले, ठंड के चलते लगातार सरकार भी अलर्ट जारी करी, लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रही है। जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोहरा घना, और साथ ही आपको बताते चले देहरादून समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता कम हो रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों की सुबह और आवागमन प्रभावित हुआ। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जबकि पौड़ी जिले में भी घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ठंड और पाले ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। अधिकारियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से खासकर सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी है ताकि हादसे से बचा जा सके। जहां कोहरे को देखकर लगातार सरकार लोगों को सतर्क करती नजर आ रही है। तो वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोहरा घना छाया हुआ है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या कोहरे के चलते दृश्यता कम हो रही है, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी पूजा, सुबह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चाहे देहरादून की बात करें, चाहे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, सभी जनपदों में जो सुबह जो है कोहरा छाया रहा। अब अभी वर्तमान की बात करें तो राजधानी देहरादून में थोड़ा धूप खिली है और पहले से जो है जो दिक्कतें आ रही थी उसमें थोड़ा सा कमी आई है। जो दृश्यता थी वो थोड़ा सा विजिबिलिटी अब ठीक हुई है। और लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है, अभी आने वाले दिनों में भी कोहरा जो है उसको लेकर येलो अलर्ट जारी है। और जो ठंड और जो पाला है वो लगातार पड़ रहा है। कोहरी ठंड पूरे उत्तराखंड में पड़ रही है, जिससे जो तमाम जो वाहन चालक या राहगीर हैं उन्हें सुबह सुबह सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। शाम के समय में भी कहीं ना कहीं जो रात में भी कोहरा जो है दिक्कतें बढ़ा रहा है। और परिवहन विभाग भी समय समय पर लोगों को यही सलाह दे रहा है कि कम से कम जो है ऐसी स्थिति में बाहर निकले और जो वाहन है उसे जो है देखकर चलाएं, नहीं तो तमाम जो हादसे हैं इस मौके पर, ऐसे मौके पर ज्यादा होते हैं। तो जो मैदानी जिले हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा कोहरे को लेकर लोगों को दिक्कतें आएंगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के तहत अलाव या ऐसी कोई सुविधाएं की गई हैं? बिल्कुल पूजा, अलाव और तमाम जो साधन है, नगर निगम हो चाहे नगर पालिकाएं हो, उनमें जो है की जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो खुले में सोने को मजबूर हैं, उनके लिए
रैन बसेरे में व्यवस्था की जा रही है और जो कंबल हो, गर्म कपड़े हो, वो जो है आवंटित सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और हर चौक चौराहे पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो है ठंड को कम से कम किया जा सके। जी आशीष, मैं जानना चाहूँ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर और कोई अपडेट सामने आए हैं? बिल्कुल भैया, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है कि पाला लगातार पड़ता रहेगा और कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी है जी। और जो बारिश नहीं होने से सूखी ठंड पड़ रही है, लोगों को ऐसे में तमाम बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। जी आशीष, क्या कोहरे के कारण रेल या बस सेवाओं पर भी कोई असर पड़ रहा है या देहरादून एयरपोर्ट की उड़ानों को लेकर भी आवाजाही सामान्य है या इनमें भी देरी हो रही है? बिल्कुल संभवतः बिल्कुल स्वाभाविक है और ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और जो रेलगाड़ियां हैं वो भी अपने समय से थोड़ी देर में पहुंच रही हैं और अब कहीं न कहीं जो उड़ानें हैं या फिर जो बसें हैं वो भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं और नए साल के प्रथम सप्ताह तक भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना मौसमदार में बन सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या सुबह के समय सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित है वो कौन से है? बिल्कुल, सुबह देहरादून की बात करें तो आज सुबह हो या कल सुबह की जो स्थिति थी जिसका बिल्कुल जीरो थी और बिजली को लेकर तमाम जो दिक्कतें हैं वो आवागमन करने वाले वाहन चालकों को हो रही है और मौसम का ये जो रुख है वो कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ा रहा है लोगों की और परिवहन विभाग बाकायदा सोशल मीडिया हो या तमाम माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रही है कि कम से कम ऐसे समय में फॉग लाइट का प्रयोग करें और अगर जरूरी न हो तो आवागमन जो है अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। जी आशीष, क्या हाईवे और पहाड़ी मार्गों पर भी अलग से सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल बरती जा रही है और क्योंकि पहाड़ी मार्गों पर पाला ज्यादा पड़ रहा है, कहीं न कहीं मौसम साफ है, रात के समय बादल होने के बाद पाला कम पड़ता था लेकिन रात में अक्सर मौसम साफ हो जा रहा है और कोहरा तो लग रहा है लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पाला लगातार पड़ रहा है जिससे जो है जो मार्ग है वो उनमें जो है आवागमन करने वाले जो वाहन चालक हैं उनको फिसलन का लगातार जो है भय बना हुआ है और ऐसी दिक्कतें पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से जो है दिक्कतें लोगों को हो रही है। आशीष, ट्रैफिक पुलिस ने विभाग ने मौके पर क्या व्यवस्थाएं की है कोहरे को देखते हुए? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जगह जगह जो अपने तैनाती है वो की गई है, पुलिस कर्मचारियों से अधिकारी हों ट्रैफिक विभाग से वो तैनात हैं और आवागमन करने वाले वाहन चालकों से जो है सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं और जगह जगह इससे जाम भी कई बार लग जा रहा है तो इसको व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपनी जो जिम्मेदारी है जो अभिभाषी तरीके से निभा रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कमेटी दूर के दौरान मित्र सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 119वीं संस्करण को सुना और उन्होंने उन कार्यक्रम में उठाए गए सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद जन जन तक सकारात्मक संदेश और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में मदद करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए कामों को समर्पित धर्म रक्षक धामी पुस्तक का संतों ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी और कई बड़े संतों की उपस्थिति में धामी पर लिखी इस किताब में उनके द्वारा सनातन की रक्षा को लेकर किए गए सभी बड़े फैसलों को शामिल किया गया है। किताब में लैंड जिहाद, यूसीसी, मजार जिहाद, गंगा कॉरिडोर सहित कुल 26 बड़े निर्णयों का जिक्र किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि धामी जी के कामों को लेकर लिखी ये पुस्तक न केवल सनातन के रक्षक के तौर पर उन्हें स्थापित करती है, अपितु आज उन्हें संतों ने धर्म रक्षक धामी
नया नाम भी दे दिया। रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि आज के उत्तराखंड में धामी द्वारा किए गए सनातन के कामों उन्हें संतों के ने आशीर्वाद और सुझाव, आपको बताते चले, साधुवाद भी दिया है। आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा चाहे वो लौ जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी बसपा फिलहाल हाशिए पर है। हालांकि बसपा एक बार फिर प्रदेश में संगठन को धार दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं। इतना ही नहीं, बसपा नेता 2027 में अपने दम पर सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार में स्थित बसपा के प्रदेश कार्यालय पर एक बार फिर चहल पहल देखने लगी है। वहीं विधानसभा चुनाव को 1.25 साल का समय बचा है, तो पार्टी ने संगठन में न सिर्फ फेरबदल किया बल्कि पार्टी विरोधी काम करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं बसपा में मौजूदा समय में 4 प्रदेश प्रभारी और 1 प्रदेश अध्यक्ष, वहीं पार्टी के नेता बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल एक आइडियोलॉजी ना हो के किन्हीं व्यक्तियों का समूह बन जाता है, एक परिवार की पार्टी बन जाता है, तो वहां प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को हटाना या उसको लंबे समय तक रखना, ये उनके हाथ का काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज के सिनेरियो में जो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस राज्य में वो ना के बराबर है। मैं कह सकता हूं कि इस राज्य में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और निश्चित रूप से आज 27 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से बहुत आगे है और बसपा या इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। संगठन हमारा हर जिले में, हर बूथ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और हम जो रिजल्ट 2007 में लेके आए थे, हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तो हम संगठन उस लेवल से यहाँ तैयार कर रहे हैं कि 2007 से बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी जीत के आए और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पे सरकार बने। और सरकार अगर नहीं बन पाई तो स्थिति ऐसी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो 33 सीट है, इधर टोटल मतलब प्लेन की 33 सीट है विधानसभा क्षेत्र की, और 33 सीटों में से 33 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम संगठन वहां उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय रवाई लोक महोत्सव भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से संपन्न हो गया। महोत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना को समर्पित कार्यक्रम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वाले रंवाई क्षेत्र के 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान रंवाई फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां महिलाएं एवं पुरुष पारंपरिक परिधानों और आभूषणों में नजर आए। महोत्सव के दौरान लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रवाई की समृद्धि लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। रवाई लोक महोत्सव जो 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोग आए हैं। विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे बरोला के विधायक माननीय दुर्गेश्वर लाल जी, सब लोग आए हैं। हमारे जो राज्य मंत्री हैं गीताराम गौर जी, वो भी आए हैं। पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत जी, वो भी आए हैं। और इससे 3 दिन का जो भव्य रवाई लोक महोत्सव है, उसमें जो मीडिया के साथियों ने हमको भरपूर सहयोग किया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और तमाम रवाई की जनता के हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई और सब लोगों ने हमको सहयोग किया। हम आजीवन इनके आभारी रहेंगे। पहले तो मैं रवाई लोक आयोजन में बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मेरा प्रयास रह गया 37 साल में हो गए एक संस्थान में, और मैं छोटी छोटी मुद्दे उठाकर उजागर करने का प्रयास करता हूँ। और अभी मेरी 7 साल उम्र हो गई और अभी मेरी कोशिश जारी है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे देश और विदेशों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आज तक, पिछले 25 सालों में कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने क्षेत्र में कोई सम्मान मिलता है, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो मेरे लिए मुझे लगता है जो भी सम्मान है अभी तक जो भी मिले हैं, ये सम्मान जो है मेरे लिए सर्वोपरि है और मुझे रियली अत्यंत खुशी बताए गए हैं। वहीं हादसे में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत बताए गए हैं। वहीं हादसे में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें, जबकि घायलों को भकियासैन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैन में भीषण सड़क हादसा, जहां हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। खाई में गिरी यात्री बस, जिसके चलते 7 लोगों की हुई मौत। वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैन में भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो यही ये खबर अल्मोड़ा से, जहां भकियासैन क्षेत्र में रामनगर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। बस में 17 से 18 सवार यात्री बताए गए हैं। हादसे में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत की सूचना है, जबकि घायलों को भकियासैन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। खाई में बस गिरने के चलते 7 लोगों की मौत। वहीं कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भकियासैन में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते अब आपको बताते चले, सरकार की तरफ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। खाई में गिरी यात्री बस, वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। भकियासैन में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो
तो वहीं आपको बताते चले भकियासैन में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें बस का खाई में गिरने के चलते लोगों की मौत और कुछ घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया, भेजा गया है इलाज के लिए। तो वहीं आपको बताते चले मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और बचाव कार्य शुरू किया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी ये हादसा जो है भकियासैन में, कि ये जो बस है ये किस रूट से जा रही थी? बिल्कुल पूजा, आज दर्दनाक हादसा हुआ है। ये भकियासैन जो अल्मोड़ा है वहां पर हुआ है और ये बस रामनगर जा रही थी और विनायक इलाका है वहां पर क्षेत्र है, वहां पर एक गहरी खाई में ये बस गिर गई, जिसमें करीब 18 लोग जो है सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो है 12-13 लोग जो है गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और जो मृतक हैं उनके सब खाई से निकाले जा रहे हैं और कई लोग जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर गहरा दुख जताया है और जो दिवंगत लोग हैं, आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए शोकाकुल जो परिवार हैं उनको संबल देने की प्रार्थना की है। इसके साथ साथ उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल सभी यात्रियों को तत्काल बेहतर और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर भी रेफर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे जो हादसे पर वो नजर बनाए हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में भी है और उन्होंने सभी को यही निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर राहत बचाव कार्य किए जाएं और इलाज जैसा भी संभव हो उचित इलाज जो है घायलों को दिया जाए और जिन्हें हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाए। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में कुल कितने यात्री सवार थे और अब तक मौतों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि क्या है? और 2 महिलाएं हैं और जो मृतक हैं उनमें 7 मृतक पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, जिनमें एक जो 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं गोविंद बल्लभ पुत्र कुलमणि मठपाल हैं और दूसरे जो बुजुर्ग महिला है पार्वती देवी पत्नी गोविंद बल्लभ और इसके अलावा सूबेदार नंदन सिंह पुत्र भोपाल सिंह अधिकारी निवासी जमोली और तारा देवी पत्नी महेश चंद्र, इनकी उम्र 50 वर्ष और ये पटवारी क्षेत्र है वहाँ की रहने वाली हैं। इसके अलावा गणेश पुत्र भीम बहादुर उम्र 25 साल, उमेश पुत्र इनकी उम्र भी 25 वर्ष है और गोविंदी देवी पत्नी हरि सिंह निवासी जो ये घुघुती तहसील द्वाराहाट बताए जा रहे हैं। ये 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और घायलों में बताएं तो जो नंदा बल्लभ पुत्र सदानंद, राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, तुंदरी देवी पत्नी देवेंद्र सिंह, हंसी सती पत्नी रमेश चंद्र, मोहित सती और इसके अलावा बुद्धि वल्लभ भगत है, हरिश्चंद्र है, भूपेंद्र सिंह अधिकारी हैं, जितेंद्र रेखाड़ी हैं, नवीन चंद्र पुत्र दुर्गादत्त हैं, हिमांशु पालीवाल हैं और प्रकाश चंद्र पुत्र रामदत्त जो है। कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें जो है 10 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रदेश बीजेपी सरकार के जन जन के द्वार अभियान पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार भले ही योजनाओं का प्रचार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर घर जल हर घर नल योजना के कई जगहों पर घरों में नल तो लगाए गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। वहीं मनरेगा योजना में भी घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के पुर्रौला विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला उठाया। कांग्रेस ने सरकार के इन आरोपों की जांच की मांग की है।
तो वहीं उत्तराखंड एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के बयान में जाति धर्म जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसकी एससी विभाग कड़ी निंदा करता है। वहीं मदन लाल ने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गंभीर घटनाओं पर बीजेपी नेता मौन है। साथ ही घोषणा की कि कल पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के राजपुर विधायक खजान दास का पुतला फूकेंगी। प्रदेश की राजनीति में जो आज हमारी बेटी अंकिता भंडारी का जो मामला रहा है, उस मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी धर्मपत्नी का बयान आया उनके खुद के नेता के लिए, उस बयान में क्या हुआ कि उन्होंने जाति धर्म को जोड़ने का प्रयास किया बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। हम उसकी बात की घोर निंदा करते हैं कि किसी व्यक्ति का कृत्य व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, उसकी जाति का नहीं हो सकता, और अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जातीय धर्म नहीं होता। इसी बात को लेकर आज यहां पे हम इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी और अनुसूचित विभाग पूरे प्रदेश भर के अंदर इस बात का लेकर आक्रोशित है, पूरा समाज बात को लेकर आक्रोशित है कि उन्होंने एक जाति को बदनाम करने का काम किया है। खास करके जो उनके विधायक खजान दास, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब अनुसूचित वर्ग के ऊपर अपराध अत्याचार होते हैं तो उस दौरान उनके मुंह में दही जम जाती है। सन 63 का मामला हुआ है, 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और करने वाला उन्हीं के ओबीसी सेल का नेता था, तब वो चुप रहे। उत्तरकाशी जिस जनपद के रहने वाले हैं, वहां पे उनके 2-3 नाबालिग बच्चों का बलात्कार हुआ, तब क्यों नहीं बोले? वहीं पे एक टीचर के द्वारा बच्चों को दाग दिया जाता है जो अनुसूचित वर्ग का था। तो वहीं भिकियासैन विनायक मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया और घायल यात्रियों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गंभीर घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। सरकार ने राहत और इलाज के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा है। तो वहीं चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। यमकेश्वर ब्लॉक की पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री आरती गौड़ ने आरोप लगाया कि मामले में बीजेपी नेता पर वीआईपी होने का आरोप लगाने वाली उर्मिला सनावर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर अब साक्ष्य प्रस्तुत करने से बच रहे हैं। आरती गौड़ का कहना है कि इससे मामले की निष्पक्ष जांच पर सवाल उठते हैं और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि आप सबको 2-3 दिन पहले बता रही थी कि जब भी इस मामले में आरोप लगाने वालों को साक्ष्य लेकर के बुलाया जाएगा तो वो सामने नहीं आएंगे। और आज आप सब देख रहे हैं कि लगातार एक हफ्ते से उस महिला को पुलिस बुला रही है, उससे साक्ष्य मांग रही है, दोनों लोगों से साक्ष्य पुलिस मांग रही है, लेकिन कोई साक्ष्य देने के लिए सामने नहीं आ रहे। तो इसका मतलब सीधे सीधे उत्तराखंड में अशांति फैलाने का ये एक इनकी साजिश थी, जो आज आप सबके सामने दिख रही है। जो महिला लगातार सोशल मीडिया पर वहां से बोल रही है कि मैं तो शेरनी हूं, मैं शेरनी हूं, मैं किसी से घबराती नहीं हूं, जब जहां पुलिस बुलाएगी आ जाऊंगी। तो पुलिस के पास आ क्यों नहीं रहे हो? मेरे सामने जो नेहरू कॉलोनी थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने कई बार आपसे संपर्क किया है कि साक्ष्य लेकर के आओ। जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कई बार बोला, एक टीम गठित की गई है इस मामले के लिए। उस टीम ने कई बार आपको बोला है कि साक्ष्य लेकर के आप यहां पहुंचे या कहां पर आप साक्ष्य देंगे, जहां आप जैसे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वहां आपसे साक्ष्य लिए जाएंगे, आपके बयान लिए जाएंगे। तो आप बयान देने के लिए कब और कहां कैसे तैयार रहेंगे? तो वो महिला बार बार बच रही है, खाली वो फेसबुक पर भौंक रही है
कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। तो आप कहां पर दोगे भाई? आसमान में दोगे बयान? धरती पर ही तो दोगे ना। तो धरती से भाग काहे रहे हो? बयान दो, एक जगह खड़े होके लाइव टेलीकास्ट के साथ दे दो। आपको अगर पुलिस से भय है तो। और ये आरोप लगाना, ये झूठ पर झूठ बोलना, तुम लोगों ने उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है झूठ बोल करके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।